नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपीएचएससी 51 के अंतर्गत एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ रोचक नहीं बल्कि एक डरावना भी है। स्पेशली यूपीएचएससी के मामले में दोनों को थोड़ा सा अलग अलग करके समझते हैं कि आखिर ये रोचक और डरावना क्यों है। हम फिलॉसफी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, रोचक इसलिए है क्योंकि आप जब आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के एक हफ्ते बाद तक लगभग 15 से 18 कैंडिडेट को हम लोग कह सकते हैं कि बताने के लिए सक्षम हो जाते हैं कि इन्हीं 15-18 में से 10 लोगों का सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई वरदान है। जैसे बच्चे संपर्क करते हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से रिटन एग्ज़ाम पास किया है। आफ्टर दैट जब वो संपर्क करते हैं तो उससे एक अनुमान लगता है। जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे पास 75 और प्लस इससे 13% कॉल कर चुके हैं, जिनके इतने मार्क्स हैं, तो धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जाती है और लगभग लगभग आप मान के चलिए कि जितने भी हाईएस्ट मार्क्स वाले हैं जिनको संभावना है कॉल का, वो लोग बात करते हैं तो एक अनुमान लग जाता है कि अच्छा, इस कैटेगरी में इतने शख्स हैं, इसमें इतने हैं, इसमें इतने हैं। तो रिजल्ट के एक सप्ताह तक ही ये पता चल जाता है कि लड़ाई कहाँ पर है। कुछ मतलब जैसे 15-18 में से 10 का ही सिलेक्शन होना है क्योंकि सीट उतनी है। तो उसमें भी क्या होता है कि 2-3 का कंफर्म रहता है, तो बाकी जो है इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। ये तो हो गई रोचकता की बात कि इस लेवल तक हम पहुंच सकते हैं वहां पर। दूसरी बात कि डरावना क्यों है। डरावना इसलिए है क्योंकि अभी मेरे पास जो कॉल आए हैं वो 82 तक आए हैं। हो सकता है कोई एक दो और ज़्यादा हो या कल परसों और भी आ जाए मेरे पास कॉल। 82 तक के पर्सन कॉल करके ये पूछ रहे हैं कि फाइनल सिलेक्शन के चांस कितने हैं। उनका उनके पूछने पे मुझे कोई सरप्राइज भी नहीं हुआ। रीज़न ये है कि आप देखो कि लास्ट ईयर ये जो है 80.5 क्वेश्चन ये हमारा मेरिट गया है। सीटें 6 थी। अब कोई 81 लाया है, 82 लाया है, तो इंटरव्यू कॉल तो मान लेते हैं कि होगा, 100% होगा। लेकिन फाइनल, ये जब तक लिस्ट में नाम नहीं दिख जाएगा तब तक ये सस्पेंस बना रहेगा, तो कंप्लीटली नहीं कह सकते। अच्छी बात यह है कि बहुत रेयर सब्जेक्टों में ये शामिल है जिसमें कि इस बार सीटें बढ़ के आई हैं, नहीं तो ज़्यादातर में घटी हैं। इसमें 10 सीटें हैं तो थोड़ा बहुत इसके अकॉर्डिंग उलटफेर हो सकता है। बाकी पेपर का लेवल वगैरह एटीसी वो सभी देखिए बहुत जल्दी क्लियर होने वाला है जैसे रिजल्ट आएगा। तो इसमें जो नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल हुआ था वो था 21। 21 बच्चों को कॉल किया गया था। अब 21 आप समझ रहे हैं कि कितना गुना होगा। 6 3 से हम करें तो 18 होगा और 21 बुलाया है। इसका जो रीज़न बनता है वो ये है कि जर्नल कैटेगरी और ओबीसी में जो कॉल हुए थे तो अगर इक्वल मार्क्स वाले हैं तो उनको भी बुलाया गया था। तो ये संख्या हमेशा ज़्यादा ही रहती है। और इस बार जो अनुमान है इंटरव्यू कॉल बुलाने का वो है 32 से लेकर के 40 के बीच में। मतलब मिनिमम 32 तो कॉल होगा ही, ये संख्या 40 तक जा सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग फिर जो भी डिवीजन होगा कैटेगरी में उसके अकॉर्डिंग सीटें जो है बटेंगी। अब देखिए, निश्चित अब इसका नकारात्मक नहीं लेना है आपको। अगर कोई 77 है, 76 है, 78 है, तो ऐसा नहीं कि आप बाहर हो गए हैं लड़ाई से, क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं तो संख्या कम होती जाती है और बहुत सारे जो पत्ते हैं वो रिजल्ट आने के बाद ही खुलते हैं। तो सिलेक्शन के चांस सभी के रहते हैं जिनको भी इंटरव्यू कॉल होता है। एक आध को अगर हम छोड़ दे तो आपको अपनी पूरी कोशिश करना है। और कम सीटों वाले में उलटफेर बहुत होते हैं, इसलिए आप अपना पूरा प्रयास मतलब इसमें दीजिए, पूरा एफर्ट दीजिए। अगला जो है रिजल्ट को लेकर के बहुत छोटे में, ज़्यादा नहीं। आप देखिए कि आयोग ने कहा है कि जुलाई में रिजल्ट संभावित है, जो उसकी भाषा है आयोग की। हम उसी को मान के चलते हैं कि अगर आज 12-13 जुलाई हो गया है तो
हो सकता है कि कल परसों आ जाए, एक हफ्ते में आ जाए, 10 दिन में आ जाए, या अधिकतम 31 जुलाई तक आ जाए। यानी इसे हम जोड़ भी मान भी लेते हैं कि अगर 15-18 दिन में आने वाला है, तो ये ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा समय है, आपको रिलैक्स में हो जाना चाहिए। आप अपनी गतिविधि करते रहिए और ये सब चीज़ें बीच में चलती रहती हैं। आप देखिए एग्ज़ाम होने वाला था तो एक दो नहीं हज़ारों लोगों का कैंपेन चल रहा था कि रिज़ल्ट टलेगा टलेगा, लेकिन अप्रैल 16-17 हो गया। उसी तरह से अचानक रिजल्ट आएगा और इंटरव्यू प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। इंटरव्यू खत्म होगा और लास्ट डेट के अगले दिन से रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आयोग अपना काम कर रहा है और कुछ जानते हैं कि उनके पास राइट होते हैं, अथॉरिटी होते हैं, जिसका प्रयोग करके वो इन प्रोसेस को कंप्लीट भी कराते हैं। आप अपनी तरफ से प्रिपेयर्ड रहिए। कुछ प्रश्नों को हम लेते हैं जो कि पिछले यूपीएचएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो उनसे थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि ये किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। देखिए ये प्रश्न जो है कई सारे कैंडिडेट से गैदरिंग करके फिर लिया गया है और इस विषय में इसकी संभावना अधिक रहती है कि 2 या 3 प्रश्नों को ही ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन करके उसको एक्सपेंड किया जाता है। छोटे छोटे क्वेश्चन ज़्यादा न पूछ करके 2-3 प्रश्नों को ही लंबा खींचा जाता है। आप जानते हैं कि दर्शन विषय है और दर्शन में किस तरह से कहाँ तक जो है ये गहराई जा सकती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्रॉस क्वेश्चन होने के बहुत अधिक चांसेस रहते हैं इस विषय में। तो कुछ प्रश्नों को लेते हैं। ये प्रश्न ज़्यादातर तो शुरुआत करने के लिए रखे जाते हैं, बाकी उसके बाद की प्रोसेस शुरू होते हैं, लेकिन फिर भी शुरुआत में ही आपको धीमा नहीं पड़ना है। कह सकते हैं कि बिना उत्तर का नहीं होना है, कुछ आंसर आपको देना है इन पे। प्रश्न है, स्यादवाद दर्शन को व्यवहारिक तौर पे बताइए। देखिए स्यादवाद दर्शन को आप ठीक से समझ रहे हैं कि क्या है, किस तरह से जो है ये आया हमारे बीच में, किस धर्म से रिलेटेड था। थोड़ा बहुत व्यवहारिक तौर कह रहा है, तो वर्तमान में हम अपने आसपास इसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं, आप इसको दिखा सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें, चाहे वो किसी क्लास का उदाहरण देकर, समाज में किसी व्यक्ति का, समाज में किसी गतिविधि का, ज़्यादातर ये रहे कि बायस्डनेस न दिखे। जैसे पर्यावरण को लेकर आप उदाहरण दे सकते हैं कि पर्यावरण शायद ठीक हो रहा है और शायद नहीं ठीक हो रहा है। मतलब इस रूप में जो इसकी शब्द हैं स्यादवाद के, उनके साथ आप इसको जोड़ करके बता सकते हैं। देखिए हम उत्तर पे नहीं बात कर रहे हैं, अभी मैं सिर्फ आपको प्रश्न उपलब्ध करा रहा हूँ। आप इसके अकॉर्डिंग प्रश्न का कोशिश करिएगा। बाकी जब आप मॉक इंटरव्यू में जुड़ेंगे तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिस पर हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे फीडबैक वगैरह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मनुष्य अन्य जानवरों से अधिक महत्वपूर्ण है, क्यों और क्यों नहीं? सीधी सी बात है, आप तर्क के माध्यम से आप इसको प्रमाणित करेंगे, प्रूफ करेंगे कि हाँ इस रीजन से है और इस रीजन से नहीं है। आप हैं पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, एक आध तर्क ऐसा है तो वहाँ पर आप नहीं भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए नहीं वाले में अगर आपको दुविधा हो रही है तो सुनने की क्षमता वगैरह जो होती है, आप जानते हैं कि ये एनिमल में ज़्यादा होती है और ह्यूमन में एक लिमिट होती है कि 20 dB से 20,000, इससे ऊपर या नीचे नहीं हो सकता। तो आप कुछ लिमिटेशन को ही दिखा सकते हैं। और भी कुछ बिहेवियरल तो बताएंगे ही, जो मेन कोर पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बिना धार्मिक अनुभव के ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध किया जा सकता है? ये देखिए ये बहुत ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है, बल्कि सिर्फ यूपीएचएससी नहीं और भी कई इंटरव्यू में पूछे गए हैं दर्शन के छात्रों से। जो भी स्टूडेंट है फिलॉसफी के, उनसे मतलब इस घुमा करके कुछ और शब्द इस्तेमाल होगा, लेकिन जो कोर पॉइंट होगा वो यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी के अनुसार अहिंसा का दर्शन क्या है? अब देखिए अहिंसा बुद्ध के अनुसार क्या है, ये महावीर के अनुसार क्या है, गांधी के अनुसार क्या है, इनमें अगर कुछ अंतर आता है तो आप उन अंतर को भी ज़रूर रिकॉग्नाइज करें। क्या कुछ विशेष परिस्थितियों में हत्या उचित है? एक बहुत बड़ा ये
कह सकते हैं कि डिस्कशन वाला ये पॉइंट है, लेकिन फिर भी आप जो भी बोलें उनमें तर्क शामिल हो कि इस कारण से हत्या सही नहीं है और इस कारण से हत्या उचित है। देखिए, पैनल के पास भी इसका आंसर नहीं है। हो सकता है कि वो पहले से कुछ मान के चले हों कि हाँ, मेरे नज़र में ये सही है, मेरी नज़र में सही नहीं है, लेकिन दोनों मत के व्यक्ति आ जाएंगे। तो ऐसे में आपको कुछ निर्धारित नहीं करना है। आपको ये कोशिश करना है कि दोनों पक्षों को रखेंगे कि इस मामले में उचित है और इस मामले में नहीं है। अगला प्रश्न है, आखिर अंबेडकर क्यों मानते थे कि बिना वर्ण व्यवस्था में सुधार किए जाति व्यवस्था की कुरीतियों को समाप्त नहीं किया जा सकता? तो जब आप अंबेडकर के दर्शन को देखेंगे तो उन्होंने जाति पे, वर्ण पे एक विस्तार से अपने शब्दों का प्रयोग किया है। आप उन शब्दों को ले आकर के और फिर इसको रख सकते हैं। आसान ये आंसर है। बल्कि गांधी और अंबेडकर के दर्शन में ये द्वंद्व भी रहता है। गांधी कहते हैं कि नहीं, वर्ण व्यवस्था ठीक है, जाति व्यवस्था ठीक नहीं है, और वहीं अंबेडकर कहते हैं कि नहीं, दोनों नहीं ठीक है। तो आप उनसे रिलेट करके इन बातों को रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना जिन आधारों पर की जाती है, क्या वे आधार उचित हैं? अब देखिए, ये डबल क्वेश्चन इंक्लूड है इसमें। एक तो ये है कि प्लेटो के सिद्धांत आपको पता होना चाहिए, किन किन सिद्धांतों की आलोचना की गई है, और फिर एक तीसरे स्टेज में आकर के कह सकते हैं कि 3 प्रश्न हो जा रहे हैं कि जो आलोचना की जा रही है उनमें जो आधार दिए गए हैं वो आधार कहाँ तक सही हैं। आप चाहें तो इनको इन्हीं तीनों स्टेप से बता सकते हैं कि प्लेटो का ये सिद्धांत था, इसमें ये था, इसे इस आधार पर आलोचना की गई थी, और ये आधार इस रीजन से सही है या इस रीजन से सही नहीं है। फिर आप दूसरे इनके सिद्धांत पे आएंगे। तो ऐसे करके टुकड़ों में जब आप कर देंगे तो आपका जो उत्तर है, आंसर है, वो सिस्टमेटिक भी हो जाएगा, और कह सकते हैं कि आपकी गहराई भी वहां पर दिखेगी कि हाँ, इस विषय में आपको ठीक से पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ब्रह्मांड के बारे में ये कहा जा सकता है कि इसका अस्तित्व संयोगवश या किसी योजना के कारण है? ये ऐसा नहीं है कि ये कहीं से भी प्रश्न आ गया है, ये एक धर्म का दर्शन भी है। आप जब उसे पढ़े होंगे तो समझते होंगे। ये बेसिकली कह सकते हैं कि जैनिज्म से संबंधित है। तो जब वहाँ पर ब्रह्मांड उत्पत्ति वाले पॉइंट को देखेंगे तो बहुत संक्षिप्त में इसका आंसर आपको मिल भी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय नीति शास्त्र के विकास के लिए आप क्या सुझाव देंगे? दरअसल आपके सिलेबस में जो दिया गया था वो पर्यावरणीय नीति शास्त्र ही है। तो सामान्य कह सकते हैं कि एक प्रश्न बनाया गया है कि आप इसमें अगर कुछ सलाह देना चाहें तो आप क्या देंगे। ये देखिएगा, ये तत्काल सोचने वाले प्रश्न हैं। तो अगर ज़्यादा नहीं तो कुछ 2-3 पॉइंट को आप ज़रूर रिकॉग्नाइज करके, जोड़ करके आप बताएं। विशेषकर जैसे जागरूक करना चाहिए, इसे धर्म और हमारी जो रीतियां हैं उनके साथ जोड़ना चाहिए। मतलब ऐसे करके जहां पर नहीं जुड़ी है वहां पर भी जोड़ने की बात आप रखेंगे, इस तरह से। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, क्या बिना ईश्वर के आत्मा का अस्तित्व संभव है? किस धर्म ने इस संबंध में अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं? तो देखिए, ये भी एक द्वंद्व रहा है आत्मा और ईश्वर का। आप जानते हैं कि जब विशेषकर जैनिज्म और बुद्धिज्म में ये द्वंद्व ठीक से है कि आत्मा है, ईश्वर नहीं, आत्मा और ईश्वर दोनों हैं। तो आप उस धर्म के साथ, वहाँ के धर्म के दर्शन के अनुसार जो है, आप जोड़ करके इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। बहुत छोटा डिस्कशन आज के हम लोग रखेंगे। अगर कुछ क्वेरीज होती है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप कॉल कर सकते हैं। आप हमारे मॉक इंटरव्यू से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें 4 मेंबर की पैनल होगी। आपके 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट, साइकोलॉजिस्ट, और एक इंटरव्यू एक्सपर्ट होंगे। सारा कॉपी पेस्ट जो आयोग में आप देने वाले हैं उसका करना होगा यहाँ पे।
जिसमें आपको डेट मिलेगा, टाइम मिलेगा, आपको उस टाइम उपलब्ध रहना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद वेटिंग हॉल में बैठना, माइक से अनाउंसमेंट है, आफ्टर दैट आप इंटरव्यू पैनल में जाते हैं। बाकी वहाँ की जो प्रोसेस है, बोर्ड पे जो टीचिंग है या सामान्य जो प्रक्रिया होगी इंटरव्यू की वो है, आफ्टर दैट फीडबैक है, रिकॉर्डिंग वगैरह ये सब भी देख सकते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, जो आपके अंदर फियर है उसे दूर करने के लिए इस प्रोसेस को किया गया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे बात कर लीजिएगा। अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो आप अगर कुछ इससे संबंधित कुछ जानकारी लेना चाहें या सब्जेक्ट से रिलेटेड तो भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारे पास लगभग लगभग सभी विषय के रिजल्ट रहे हैं लास्ट कुछ ईयर में। कुछ विषयों में हम ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं कि जिन सब्जेक्ट में लोग सेलेक्टेड हुए हैं उनसे आप कॉल पे बात भी कर सकते हैं और उन्होंने क्या डिफ़िकल्टी फेस की है आप उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, आज का डिस्कशन हम लोग यहीं फिनिश करते हैं और फिर कभी इस टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का।